द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और उसके पहले आप लोग के जो क्लासेस सुपर टेट के चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रातःकाल में सुबह 10 बजे हमारे द्वारा 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। इसी के जस्ट बाद 11 बजे सुबह गणित का भी प्रैक्टिस सेट आपका चलाया जा रहा है और शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा आप लोग को। साथ साथ 8 बजे संस्कृत के भी प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे आप लोग। तो ये सभी क्लासेस चल रही हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप लोग जाइए और समय समय से इसको देखते रहिए। तो चलिए, ये थी सूचना, ये समय ड्यूरेशन का। और इसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और इसका पहला प्रश्न जो है वो लेने से पहले ये देखिए, भाषा के 20 प्रश्न हिंदी के जो हैं और 10 प्रश्न संस्कृत के, 10 प्रश्न संस्कृत के और 10 ही प्रश्न आपके इंग्लिश के भी हैं। तो यहाँ पे 40 प्रश्नों को हम लोग भाषा के कवर करेंगे, उसके बाद सभी टॉपिक वाइज देखा जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि घोष वर्ण कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ण जो है वो घोष नहीं है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टा जो है वो वर्ण घोष वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही वाक्य बताइए। जो पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य है वो कौन सा है। जैसे ऑप्शन है, वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया, वह पुस्तक पढ़ता रहा, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, उसने पुस्तक पढ़ी और सो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका सी बिल्कुल सही है। इसमें वह पुस्तक पढ़कर सो गया, पहले पुस्तक पढ़ा उसके बाद क्या हुआ, सो गया। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन भी होगा लेकिन ये अशुद्धि है, मतलब शुद्ध नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही शुद्ध लिखा हुआ है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि कौन सा शब्द तद्भव है। हरित, हर्ष, हृदय और हल्दी। तो तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी बिल्कुल, हल्दी जो है ये आपका तद्भव है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से जो मधु प्लस आचार्य की संधि है ये कौन सी है। मधु प्लस आचार्य की संधि में जो बनेगी वो मध्वाचार्य बन जाएगी। ऑप्शन नंबर, और ये यण संधि का जो है उदाहरण भी बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा इसका वो पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पे संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, यण स्वर संधि होगी। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही संधि विच्छेद कौन सा है। अनु प्लस वति, पवि प्लस इत्र, प्रति प्लस ऊ या फिर अनु प्लस दित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और जो भी क्वेश्चन के आंसर आप लोग को आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग भी उसके आंसर को लिखते चलिए। वैसे 5वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है तो यहाँ पे 5 लिखिए और आंसर जो भी सही है, जैसे सी सही है तो सी इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जान जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का सही है, सी बिल्कुल सही है 5वें का, यही संधि विच्छेद सही है। और इसी के साथ ये जो है प्रति प्लस ऊ का संधि विच्छेद जो बनेगा ये प्रत्यूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रत्यूह। और ये जो है यण संधि का उदाहरण ये भी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपसर्ग बताना है आपको। यहाँ पे देखिए जो शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्द के मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द को बदलते हैं वो आपका उपसर्ग कहलाते हैं। और जो बाद में यानी
लास्ट में जोड़ते हैं शब्द के, वो आपका प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी, प्रति जो है लगा हुआ है, तो ये प्रत्युत्तर हो गया है। उत्तर में प्रति लिखकर प्रत्युत्तर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट है, निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार का तात्पर्य बिना विकार के, और इसमें जो है जहाँ पे नहीं लग जाता है, अगर इसका सन्निवेशित करेंगे नहीं प्लस विकार हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव का समास है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे सी, बिल्कुल कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अचिर अजीर, अचिर अजीर का सही अर्थ भेद क्या है? तो यहाँ पे एक अचिर का, ये जो अचिर लिखा है इसका मतलब होता है नवीन, नवीन का मतलब नया, और अजीर का तात्पर्य है आंगन से। तो देखिए कहाँ है, अच्छा यहाँ सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? लिफाफा, हज़म, फ़िक्र और ज़िंदगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ज़िंदगी जो है ये फारसी भाषा का उदाहरण है, शब्द भाषा है, मतलब शब्द जो है फारसी भाषा का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला है कि इसमें आपको अलंकार बताना है। मन सागर मनसा लहरी बड़े बहे अनेक, माफ कीजिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो यहाँ पे बड़े ना होकर के बूढ़े है भाई, ये थोड़ा देखने में दिक्कत हुई। यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा अलंकार है इसमें? यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मन और सागर में एक जो है रूपता दर्शाई गई है, क्या है? एक रूपता दर्शाई गई है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रूपक अलंकार का उदाहरण है। और अगला प्रश्न आपका है, इसमें आपको रस बताना है, जैसे तपस्वी, उसके बाद क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्योग। तो यहाँ पे आपको कौन सा रस है ये बताना है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, करुण रस है, या फिर वीर रस। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे शांत रस का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया कौन सा नहीं है? वाक्य में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो मोहन हंसता है, ऑप्शन नंबर जो है मोहन हंसता है। तो मोहन हंसता है, क्या हंसता है, ऐसे शब्द को ऐसे निकालेंगे, क्या हंसता है, क्या करता है, तो जब अर्थ निकलेगा तो वहाँ जान लीजिए सकर्मक क्रिया होगा, जब नहीं निकलेगा अर्थ उसका तो जान लीजिएगा सकर्मक क्रिया नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मोहन हंसता है, तो क्या हंसता है भाई, कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सकर्मक और अकर्मक पहचान करते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न आपका त्रुटिपूर्ण है, जो है उसको ढूंढिए। यदि कोई भी त्रुटि नहीं मिलती है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं होगा ऑप्शन के रूप में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी में त्रुटि है, जगती तल। देखिए बी वाले में यहाँ पे है, क्या है, जगती तल जो लिखा है यहाँ पे इसमें त्रुटि है। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल होना चाहिए था, यहाँ पे जगती तल ना होकर के क्या होना चाहिए था, पृथ्वी होना चाहिए था। यहाँ पे पृथ्वी होना चाहिए था। ठीक, इसको बना लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। और इसी में ऑप्शन नंबर यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रुटि है। साथ साथ अगला प्रश्न, नूतन शब्द का विपरीत अर्थ यानी विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? नूतन का विलोम शब्द क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पुरातन हो जाएगा। पुरातन यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को निश्चित किया था, अतः उन्हें प्रसिद्ध किसके रूप में जाना जाता है? पहला
व्याकरण के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है। उन्नत लिखा है चारों में, कौन सी उन्नत सही है। बहुत अच्छे, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, जो भी आंसर सही होता है। यहाँ पे देखिए हमारे साथ जुड़कर जो परमानेंट क्लास कर रही हैं वो लोग हैं अनितिका, परितोष, उमेश, विवन, ओम प्रकाश, अंकिता श्रीवास्तव और नंदनी। इन सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, और ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए। आप लोग के लिए रोज़ाना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना है, सूचना यह है कि विषय के यानी कि सभी विषय के जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पीडीएफ को तैयार करवाया जा रहा है। आप इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, और इसमें लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट होगा। आप सभी को एक नाम मात्र शुल्क पर ये अवेलेबल जो है यानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको जल्द ही दी जाएगी, या सूचना आपको शायद संभवतः मिल ही गई होगी। तो यहाँ पे ये सूचना थी और ये सूचना समाप्त होती है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका कि शुद्ध अर्थ का चयन कीजिए। ये कौन सी लोकोक्तियाँ जो नीचे लिखी गई है उसमें शुद्ध अर्थ का चयन करना है। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो यहाँ पे कौन सी लोकोक्तियों का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मन की पवित्रता से ही सबसे बड़ी पवित्रता होती है। मन की पवित्रता ही जो है सबसे बड़ी पवित्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि गद्यांश है 18, 19, 20 क्वेश्चन नंबर को देखना है। गद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है। पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये आपका पहला पेज है। इसको उम्मीद है कि पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। वीडियो को रोक कर नहीं पढ़ पाए हैं तो आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये दूसरा पेज है, इसको भी आराम से आप लोग पढ़िएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। चलिए बहुत अच्छे, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। देखिए इस लाइन को मैंने पढ़ ही दिया था। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में है। क्या है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। साथ साथ 19 नंबर का प्रश्न है कि कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो जो उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक होते हैं वो अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही बिताते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय हमारे किस समय का सच्चा साथी है। कार्यालय के समय का, अवकाश के समय का, घर के समय का, या फिर बाजार के समय का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो अवकाश का समय होता है उसमें पुस्तकालय सबसे सच्चा साथी हमारा होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न ये इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। यहाँ से इंग्लिश के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसके क्वेश्चन को पढ़िएगा और हमारे ऑप्शन के साथ मिलान करते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। 10 क्वेश्चन फटाफट हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जो होता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे त्रुटि बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है यानी एरर है। तो यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पे एरर है। ठीक, देन के स्थान पर देन दोज ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। देन दोज ऑफ, यहाँ पे जो लिखा है देन, यहाँ पे केवल देन नहीं होकर के देन दोज और ऑफ का प्रयोग भी साथ साथ लगेगा, यानी कि देन भी रहेगा। इस प्रकार से होगा देन ठीक। चलिए इस प्रकार से होगा, यानी कि सी वाले पार्ट में एरर है। साथ साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पे सिनोनिम बताना है। इस शब्द का सिनोनिम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
वो बिगनर होगा। क्या होगा? बिगनर। जैसे नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, तो बिगनर मतलब होता है अनुभवहीन। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बिगनर, यानी पहला ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है 23 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कौन सा? सी, बिल्कुल सम ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर पे, और 24 नंबर पे इडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये इडियम्स है आपका, इसका ऑप्शन नंबर पहला टू वेट एक्सपेक्टेंटली बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, और 25 नंबर क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड बताना है इस शब्द का। तो इसका अपोजिट शब्द जो है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सेंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। और 25 नंबर पे 26 नंबर पे चलते हैं, इसमें भी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे खाली स्थान पे गो डाउन भरा जाएगा। क्लियर? चल, साथ साथ अगला प्रश्न है चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है। और ऑप्शन जो है आपका ये चारों हैं। यहाँ पे माई फ्रेंड सेड टू मी कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है एज योर फादर रिटर्नड फ्राम कोलकाता। तो यहाँ पे जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ माई फादर हैड रिटर्न फ्राम कोलकाता। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको पढ़ते जाना है। ये पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स के आंसर को 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। उम्मीद है पढ़ लिए, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। चलिए, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो को रोककर पढ़िएगा। और क्वेश्चन के आंसर को भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को करते चलना है। पैराग्राफ 2-3 नंबर जो आता है पैराग्राफ्स का वो जान लीजिए, आराम का आंसर आपको देकर जाता है, इसलिए आप लोग पैराग्राफ्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और बिल्कुल पढ़ना है इसको अच्छे से। ठीक, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सिग्नल, तो यानी कि पैसेज के अनुसार सिग्नल क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है पहला बिल्कुल सही हो, कौन सा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, पेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 30 नंबर का, वाई वर द टेलीफोन रेडियो एंड टीवी इन्वेंटेड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐलान करिएगा अपने आंसर के साथ हमारे आंसर को, और देखिए 10 प्रश्न में कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पे 10 प्रश्न हम लोग अंग्रेजी की करने के बाद संस्कृत के प्रश्नों को करेंगे। और संस्कृत का ये गद्यांश है, गद्यांश यहाँ से आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है ये पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को पढ़ के रोक कर पढ़िएगा। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये अगला पेज है, साथ साथ क्वेश्चन भी देखिए दिख रहा होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भूतकालिक जो है क्रिया, इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पुल्लिंग, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, ठीक है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट इसका संधि विच्छेद जो है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल तत् प्लस श्रुत्वा बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर के प्रश्न में सी बिल्कुल सही ऑप्शन मूर्धा है। ऋतुर्षाणाम जो है ये सूत्र होता है मूर्धा का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो टा वाली टा ठा डा ढान ये शब्द जो लाइन आती है और जिसमें रू री कष्टी सा ये सब आते हैं, ये मूर्धा व्यंजन कहलाते हैं। मतलब मूर्धा, हाँ ठीक है, मूर्धा वर्ण के व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के स्थान और प्रयत्न मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सवर्ण हो जाएगा। क्या? सवर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है कंठे काला प्रयुक्त होता है, तो ये से बिल्कुल सही ऑप्शन
शिव के लिए होता है। कंठे काला जो है शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो भट्टोजित दीक्षित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। और नेक्स्ट, धातु को द्वित्व होता है, धातु को द्वित्व होता है। 38 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, चलिए बताइए, धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। धेनवे भी और धन्वय भी सही होगा। साथ साथ अगला 40 नंबर का, और ये प्रैक्टिस सेट मतलब ये संस्कृत के आखिरी प्रश्न है। यज्ञ करते हुए यति के साथ तुम भी यज्ञ करो का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद सही जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे भाषा के 40 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो आपका स्टार्ट होगा ये विज्ञान का होगा। इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे फटाफट। तो चलिए देख लेते हैं। मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा साफ रातें किस कारण ठंडी होती हैं? तो रातें जो साफ़ होती हैं वो ठंडी होती हैं। इसका एक कारण ये है कि वो उस समय विवरणन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल, यानी कि विवरणन के कारण ठंडी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है, घटपर्णी भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तना, पत्ता, पर्णवृंत या फिर अनुपर्ण? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? बी सही हो जाएगा, पत्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। घटपर्णी यही पत्ता होता है, यानी लीफ जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। यानी मांसाहारी भोजन में जो नहीं मिलता है उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यह केवल खट्टे पदार्थों में ही मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपका है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि जो बहुत निम्न तापमान का अध्ययन करना ही क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट है, दहन एक क्या है? जैविक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया दोनों होगा? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है दहन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पनडुब्बी के अंदर जो समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको पाइकोमीटर कहते हैं। क्या? पाइकोमीटर नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्लास्टिक बहुलक से कंघा, खिलौना, कटोरा आदि बनाए जाते हैं उसका क्या नाम है? यानी जो प्लास्टिक के सामान बनते हैं उस प्लास्टिक को क्या नाम दिया गया है, यहाँ ये बताना है। ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पर है, बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर करते रहिए। बहुत अच्छे। यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। चलिए ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बनता है। और अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ये ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इसको जो विज्ञान की शाखा कहलाती है, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उसको
वर्गीकी कहा जाता है? क्या वर्गीकी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि गेहूं का काला कीट रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो रोग होता है वो आपका कवक के कारण होता है। गेहूं का काला कीट रोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और ये यहाँ पे हम लोग इसके विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। गणित का पोर्शन आपका स्टार्ट होता है और गणित के पोर्शन को आपको पता ही है कि अभी 11:30 पर आपका क्लास ये मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। इसको हम लोग स्किप करेंगे और अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पार्ट आपका जो है वो है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान का, जिसमें करंट साथ साथ करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को एक बात और बताते हैं, अगर नहीं सॉल्व करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर जाकर वहाँ पे जो है इसके 150 प्रश्नों के PDF कोड लोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन वित्तीय लेन देन हेतु किस मोबाइल ऐप को प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भीम है, मुद्रा है, NDCI है, COIN जिसको कॉइन कहा जाता है, या ये है? क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रख दीजिएगा। ये पहला मोबाइल ऐप है जो भारत का खुद लेन देन करने वाला ऐप है। ऑप्शन नंबर पहला भीम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जिसमें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सी बिल्कुल सर BN राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। वहीं प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि संवैधानिक सलाहकार पूछा गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका कि किस मेट्रो रेलवे को भारतीय रेलवे ने रेलवे जोन का दर्जा दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता जो मेट्रो है इसको आपका भारतीय रेलवे ने रेलवे जोन का जो है दर्जा प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था? क्वेश्चन अच्छा है। और ये कहानी भी आप लोग जानते होंगे, जब पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही होगा। 1974 का समय था, यानी 1974 का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये 18 मई को जो है ये परीक्षण हुआ था, जो स्वदेशी यानी कि पहला अपने भारत का था और इसमें परमाणु विस्फोट किया गया था। और इस परीक्षण को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण नामक स्थान से किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रहा। क्या रहा? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए फटाफट, सुमेलित कौन सा नहीं है? 75 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो सी नंबर, यानी सी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जो पश्चिमोत्तम बिंदु है वो कच्छ है, ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही है। वहीं उत्तर की बात करते हैं तो इंदिरा काल बिल्कुल सही है। और पूर्वोत्तर बिंदु किम्बथु बिल्कुल सही है। लेकिन ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो नाम है इसका नाम है गोरमोता। क्या नाम है? गोरमोता। ये गुजरात का एक स्थान है। यहीं पे जो है यही जो है आपका पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही नहीं है, कच्छ लिखा गया है, ये सही नहीं है, गोरमोता सही होगा। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1882 की समय था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा।
और लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, इनका कार्यकाल जो रहा वो 1880 से लेकर के 84 तक इनका कार्यकाल जो है रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका है वो किस प्रकार की मृदा भारत की कुल भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल ढकती है? लेटराइट है, काली है, जलोढ़ है, पर्वतीय मृदा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, जलोढ़ मृदा जो है यानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यही भारत का सबसे अधिक भूभाग क्षेत्र को ढकी हुई है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? चलिए देखते हैं, बात करते हैं खजुराहो की। तो ये खजुराहो का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के उत्तर से लेकर के 12वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर तक इसका निर्माण हुआ और ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए देखते हैं इसके आंसर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स का सदस्य कौन सा इसमें नहीं है? ब्रिक लिखा है, ब्रिक्स नहीं है। पहले ये ब्रिक्स था, फिर बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका ए बिल्कुल सही है। क्यूबा नहीं है इसके अंतर्गत, रूस, भारत, ब्राज़ील, ठीक, ये तीनों हैं इसके अंतर्गत। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्लाह रखा वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो अल्लाह रखा की बात है तो यहाँ पे ये तबला वादन के लिए विख्यात थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे 49वां अक्षांश उत्तर भी कहा जाता है वो किन देशों के मध्य सीमा के अधिकांश भाग का निर्माण करता है? यानी 49, सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि 49 अंश जो रेखा है वो किन दो भागों को अलग करता है या किन दो देशों को अलग करता है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अमेरिका और कनाडा जो है ये इन दो देशों को 49 अक्षांश उत्तर जो है ये अलग करता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला IRDA जिसको इरडा कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? इरडा जो है ये किससे संबंधित है ये बताइए। चलिए, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं इरडा की, एक मिनट। इरडा जो है कृषि से नहीं भाई, ये भारत में बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किसमें? बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इरडा का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका पूरा नाम है, इसलिए ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, भारत की है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर है? क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब जिसका नाम है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? अच्छा क्वेश्चन, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की यादगार में यानी स्मृति में ही जौनपुर नगर की स्थापना की गई है। और यह स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जिसका नाम जौना खां था उनकी यादगार में ये करवाया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। पूछा गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो किसकी स्मृति में की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक होगा। लेकिन अगर पूछता कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई है। ठीक, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? यह निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय जो लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट है कि तुगलकनामा का लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक कौन हैं?
बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? बी बिल्कुल यहाँ पे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट है राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यह परियोजना जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर किया गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि व्यापारी वर्ग जो होता है वो लाभ में होता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय व्यापारी वर्ग जो होते हैं वो लाभ में होते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कृषि एक संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? तो यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? यानी कि किस महाद्वीप में रेगिस्तान है ही नहीं? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में ही कोई महाद्वीप नहीं है, जहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसलिए यहाँ की क्षेत्रफल में कोई भी मतलब रेगिस्तान नहीं है। और ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से, माफ़ कीजिए, छोटा नहीं है, दूसरा सबसे छोटा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन थी? भारत में जो पहली 3D फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था? माय डियर कुट्टी चातन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये भारत की बनी पहली 3D फिल्म मूवी थी और यह एक मलयालम फिल्म थी, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ 1984 में ये जो है फिल्म बनी थी। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? तो सी बिल्कुल ए और बी दोनों हो जाएगा। चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है, कौन है भाई? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सोनल मानसिंह जो है ये एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं। साथ साथ अगला, रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? तो रबी है, खरीफ है और जायद की फसल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है? तो यहाँ झूम की खेती होती है। झूम की खेती जो आपका भारत का पूर्वोत्तरी राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, सिक्किम है, ऐसे राज्यों में जो है झूम की खेती होती है, जहाँ पे वनों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद उसकी खेती होती है। उसके बाद मतलब परिवर्तित खेती भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी कैनल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सी? इंदिरा गांधी कैनल, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है ये आपकी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। वहीं बात करते हैं अपने यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की, तो शारदा सहायक नहर है, ठीक। और विश्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो व्यस्तम नहर है वो स्वेज नहर है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आपका आ रहा है, इसमें पूछा गया है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो डी बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रपति को सौंपता है। साथ साथ नेक्स्ट, लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो डी बिल्कुल यहाँ पे तमिलनाडु जो है और आंध्र प्रदेश में अधिकांशतः लाल मिट्टी पाई जाती है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व के संस्थान बना? तो डी 19
49। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1949 में ही इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने पर, जैसे कि समवर्ती सूची के अंदर जो भी हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देखते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी समस्या हो जाती है कि दोनों में द्वंद्व हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बीच में यदि द्वंद्व होने की स्थिति होती है तो क्या होगा। तो कुछ होगा नहीं, बस ये जो है केंद्र का कानून इस पर हमेशा प्रभावी हो जाएगा, यानी कि केंद्र का कानून जो बनेगा वो सही माना जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल अप्रैल 1951 में था। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो आपका बी बिल्कुल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन जलवायु प्रदूषक नहीं है। कौन जलवायु प्रदूषक नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है जलवायु प्रदूषक, माफ़ कीजिए जलवायु कह रहे हैं, वायु प्रदूषक नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीट किस जिले में है। तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पे विधानसभा की सबसे अधिक सीट है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है वो सिराजे हिंद उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है। सिराजे हिंद, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही आपका सही हो जाएगा। जौनपुर को ही सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड जो हुआ था किस जिले में हुआ था। चलिए बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। बात करते हैं चौरा चौरी की। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1919 जलियांवाला बाग, अच्छा जलियांवाला बाग दूसरा है भाई, वो अमृतसर में हुआ था, चौरी चौरा दूसरा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इस पर अनुमोदन होना जरूरी है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है, भी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट है कि संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य से नहीं लगती। तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से। देखिए ये आपका बात करते हैं पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी जो है आपका तमिलनाडु से भी लगता है, केरल से भी लगता है और आंध्र प्रदेश से भी लगता है। और तमिलनाडु में दो स्थानों पे है, लेकिन कर्नाटक से ये अपना सीमा नहीं लगाता है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट है जिसको तालेचर कोयले की खान किस प्रदेश में स्थित है, ये बताना है। तालेचर कोयले की खान किस प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल उड़ीसा में स्थित है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट शिक्षण कौशल का क्वेश्चन है, 10 प्रश्न इसमें भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अध्यापन हेतु क्या आवश्यक है। अध्यापन का तात्पर्य है पढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक जो अवयव हैं वो क्या है, तो संप्रेषण कला, यानी कि बातचीत करने की जो कला है ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी बिल्कुल सही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग यानी उपयोग करते हैं, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे शिक्षण कौशल में ही सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तुओं का वितरण दर्शाने हेतु संबंधित वस्तुओं का नाम किस विधि के अंतर्गत लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन नामांकन विधि के अंतर्गत लिखा जाता है। और अगला प्रश्न है आपका कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे गतिशील से स्थिर, यह कोई शिक्षण का सूत्र नहीं है। बाकी सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, यहाँ पे देखिए सूक्ष्म से स्थूल होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा एरर है। और सरल से कठिन, ये सब सही है, ये शिक्षण के सूत्र हैं। बट यहाँ पे गतिशील से स्थिर कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं होता है। इसी के साथ अगला
इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई। ये इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म सही होगा या गतिशील से स्थिर होगा। ठीक, थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसे देखिएगा। जो भी आंसर होगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसको क्लियर करके हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, देख लीजिएगा वहाँ से जाकर कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी प्रेरणा अव्यूह के फसल होने के लिए, क्या भाई फसल नहीं है सफल है, ठीक, क्या है सफल है। तो किसी प्रेरणा अव्यूह के सफल होने के लिए कक्षा में 5 आवश्यक दशाओं में से किस एक दशा का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, यही सबसे अति आवश्यक दशा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बालकों के सर्वांगीण विकास ही होना बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यह कथन किसका है, गेट्स का, एलन का, क्रानबेक का या फिर एम.एस. ललिता का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये क्रानबेक का जो है कथन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि क्षैतिज दूरियों, कोणों तथा ऊंचाइयों का धरातल पर मापन आदि को मापने का जो प्रदर्शित करने का कला है वो क्या कहलाती है। तो ये आपका सर्वेक्षण कला कहलाती है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है बी.के. पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी। चलिए देखिए बी.के. पासी के द्वारा कितने शिक्षण कौशलों की सूची को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर सी 13 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो पहला खंडों में पढ़ा देना चाहिए, खंड खंड करके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बाल मनोविज्ञान का 10 क्वेश्चन आ गया है, इसको भी प्रश्न को हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशालाई जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष की बात करते हैं कि में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका पहला सिरिल बर्ड का कथन है, ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है। तो बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसका मेन बिंदु बालक होता है, बालक ही तो बाल केंद्रित में आएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो किस कारण महत्वपूर्ण हो जाती हैं, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी बिल्कुल सही होगा कि ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो किस रूप में बढ़ावा देना चाहिए। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके बढ़ावा देना चाहिए, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यहाँ पे जेम्स लैंग सिद्धांत जो है ये मानता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कक्षा में अगर आपको अनुशासन बनाए रखना है तो सबसे अच्छा जो उपाय या व्यवहार है, उपाय जो है ये सबसे अच्छा वो शिक्षण जो है यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रोचक और व्यवहारिक बना दिया जाए, यही आपका सबसे आंसर सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। क्या होगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक टाइप से शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला है विधिक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, तो ये कथन किसका है? चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों आपको साथ साथ दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ नहीं, पहला ही आपका सही हो जाएगा, जो कि ये सही है। क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशलें सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या करना चाहिए या किस प्रकार से रखना चाहिए, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, बात करते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? और इनके द्वारा ये चारों अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें औपचारिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, संवेदी गतिक है और पूर्व संक्रियात्मक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका 0 से 2 वर्ष का ये समय है और ये 2 से 7 वर्ष का समय है। इसके अंतर्गत 2 और अन्य आएंगे, वो डिटेल में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ जान जाएंगे। और ये आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये आपका 7 से लेकर के 11 वर्ष है और ये आपका 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। ये जीन पियाजे के अनुसार इसका टाइम टेकन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और साथ साथ रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे और बढ़ते हैं कंप्यूटर के प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का 5 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये तो सभी को मालूम है कि कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही, इजी प्रश्न था। अगला है कि कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण का मतलब है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ प्रिंट आउट ले सकें, उसको आउटपुट उपकरण कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो डी माइक्रोफोन जो है इससे कुछ प्राप्त होता है। क्या आपको उससे कुछ निकल कर आता है जो आप लोग हार्ड कॉपी के रूप में या हार्ड उसको पकड़ सकें? तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके कि यदि शिक्षक तथा छात्र दोनों संसाधनों को शेयर कर पाएँ तो उसे क्या कहेंगे? जब शिक्षक तथा छात्र दोनों संसाधनों का शेयर हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहे जाते हैं कि 2 वे कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। साथ साथ अगला अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को निर्देश या निर्देशित करता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम से बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे वर्निंग कहलाती है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति के 10 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। चलिए इसके भी आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन करते रहना है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा की कक्षा की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो बच्चे या बालक सीखते हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीख लेते हैं, तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के स्रोत क्या हैं? आवश्यकता है, चालक है, प्रेरक है, इच्छा है। तो यहाँ इसके स्रोत जो हैं ये प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की जो अभिवृत्तियों के निर्माण अथवा उसके विकास के लिए उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, चाहे वो व्यक्ति में निहित कारक हो या व्यक्ति के वातावरण में निहित कारक हो, ये दोनों ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि जो व्यावसायिक वातावरण में उत्पन्न हुए नैतिक सिद्धांत एवं नैतिक समस्या की जांच करना होता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है वो?
अच्छा क्वेश्चन है तो उसको व्यवसाय नीति कहा जाता है। क्या? व्यवसाय नीति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस शिक्षा आयोग ने शिक्षा को समाज सेवा, आत्मसिद्धि और अभिव्यक्ति का उपाय माना है? यहाँ पे शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में जो आया था उसके अनुसार समाज सेवा, आत्मसिद्धि एवं अभिव्यक्ति का उपाय ही ये जो है शिक्षा को माना है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 के काम ये उल्लेखित है। बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण हेतु प्रभावित करता है? छात्रों को शिक्षक का अनुकरण हेतु प्रभावित करता है वो ऑप्शन आपका पहला पुनर्बलन प्रभाव होगा। क्या है? पुनर्बलन प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट पे आपको कूटनीति का प्रश्न है। समानता, प्रभुत्ता, न्याय, भाईचारा, इसमें पूछा गया है इन्हीं सभी शब्दों में कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य है? तो यहाँ पे ये सभी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, यानी कि बात करते हैं ये सभी संविधान के शब्द हैं। समानता भी है, प्रभुत्ता भी है, न्याय और भाईचारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पुरस्कार जो व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत करता है। पुरस्कार क्या होता है? तो पुरस्कार व्यक्तियों में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा को जागृत करता है। ये कथन किसका है? तो ये रायबर्न का कथन है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट है अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन था 49 नंबर का वो भी क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ देखिए कह रहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाला परिवर्तन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका मैकडोनाल्ड का है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपका ये भी था 49 नंबर भी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसमें आप सभी प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न जो भी कराए गए हैं, कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय ज़रूर बताएंगे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।